गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो तक हमने इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर को हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबिन का जो WHO के अकॉर्डिंग वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का WHO द्वारा वर्गीकरण। बच्चों, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो तक आपको बताई थी, 5 प्रकार की क्या बताई थी हमने। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबिन को हमने 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन को देखा था, ठीक है ना। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसे बोला जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबिन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट था इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए और इम्यूनोग्लोबिन एम। लेकिन जो और अगर यदि डिटेल में देखा जाता है तो है ना, ह्यूमन के ब्लड में और ब्लड में ही प्लाज्मा में क्या पाई जाती है, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो उसमें इम्यूनोग्लोबिन डी और इम्यूनोग्लोबिन ई दोनों प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन भी क्या होंगे, यहाँ पे पाए जाएंगे। और इनका जो वर्गीकरण किया गया है WHO के द्वारा, ये किया गया है इनके सेंट्रिफिकेशन मेथड पे आधार पर। अब सेंट्रिफिकेशन मेथड क्या कहता है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैंने ये बात की है, मान लो ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। मैंने इसके अंदर क्या रख दिया, ह्यूमन प्लाज्मा भर दिया ब्लड में से अलग करके। अच्छा, ब्लड में से प्लाज्मा को भी हम लोग किस पे, सेंट्रिफ्यूगेशन के आधार पर अपकेंद्रण के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो हमने इसमें भर दिया है प्लाज्मा। हमने इसमें रख दिया है क्या, हमने इसमें भर दिया है क्या, प्लाज्मा भर दिया है। हमने इसमें प्लाज्मा भर दिया है। अब यदि हमने इसको अपकेंद्रित किया है, सेंट्रीफ्यूज किया है, अपकेंद्रीकरण, ठीक है ना, अपकेंद्रिता यदि किया है तो इसके अलग अलग अणुभार के आधार पर, अलग अलग अणुभार के आधार पर क्या किया जा सकता है, इनको सेपरेट किया जा सकता है। अणुभार होता है किसी भी चीज़ में जो एक मॉलिक्यूल यदि उसका लिया जाए तो उसका कितना भार होगा, एक मॉलिक्यूल लिया जाए तो उसका कितना भार होगा। तो इसके अणुभार के आधार पर क्या किया है, हमने इसको सेपरेट कर लिया है। जैसे कि हम लोग बात करें IgG की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका अणुभार होता है 1.5 लाख, ठीक है ना। फिर बात की जाए यदि IgA की यदि बात की जाए तो इसका होता है 1,60,000। फिर बात की जाए यदि IgE की तो इसका होता है लगभग 2 लाख। IgD का होता है 1,85,000 और IgM का होता है अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख या से लेकर 9.5 लाख तक, ठीक है ना। तो सबका अणुभार अलग अलग है, तो अणुभार के आधार पर ही इनको क्या किया सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। अब बात की जाए इसमें, इनको सेपरेट भी कर लिया हमने, या कह सकते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रो, जैसे इलेक्ट्रोड लगाते हो आप लोग केमिस्ट्री में, एक कैथोड लगाते हैं, एक एनोड लगाते हो, उस विधि द्वारा भी इनको अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन अब मोस्टली हमने देखा ये चारों का चारों, इसका यदि एवरेज लिया जाए तो लगभग 150 के आसपास क्या आ रहा है, इसका 1,50,000 के आसपास इसका मोस्टली इम्यूनोग्लोबिन्स का अणुभार आता है, ठीक है ना। इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स जो हम बात करते हैं, I और G की बात करते हैं, ठीक है ना, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन की बात करते हैं, प्रतिरक्षी ग्लोबिन की बात करते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा 2 छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर क्या होती हैं, बनी हुई होती हैं। जैसे कि हमने प्रतिरक्षी को देखा था, उसके बीच में पाए जाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, उसके बीच में पाए जाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। दोनों प्रतिरक्षियों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसमें एक लाइट चेन होगी और एक हैवी चेन होगी, जिसमें एक लाइट चेन होगी और एक हैवी चेन होगी। तो इसमें हम आज देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया, प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन WHO द्वारा किया गया इनका वर्गीकरण, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा
विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन को मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया गया। तीन वर्गों IgG, IgA व IgM में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन मानव प्लाज्मा में IgD व IgE प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन भी पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन भी पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का वर्गीकरण उनके अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा निर्धारित अणुभार के आधार पर किया गया है। ठीक है ना, अणुभार के आधार पर किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि मोस्टली क्या होता है, इनका अणुभार लगभग 1.5 लाख के आसपास तक पाया जाता है। इसमें दो छोटी छोटी इम्यूनोग्लोबिन की उप-इकाइयाँ पाई जाती है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई होंगी। अधिकतर प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का अणुभार प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का अणुभार 1.5 लाख तक पाया जाता है। 1.5 लाख तक पाया जाता है। इसमें प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन दो उप-इकाइयों सब यूनिट्स के बने होते हैं जो कि डाइसल्फाइड बंधन द्वारा जुड़े हुए पाए जाते हैं। पहली बात एक बार बताता हूँ, डाइसल्फाइड बॉन्ड की जो प्रकृति होती है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बॉडी का, बहुत ज़्यादा, अगर थोड़ी सी ही मात्रा में बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ये कह सकते हैं हम लोग किसी भी पदार्थ का डाइसल्फाइड बॉन्ड, नॉर्मली आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। इससे ज़्यादा मजबूत तो आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सब
सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वगैरह पाए जाते हैं। तो आज हम ठीक है ना। तो फर्स्ट होता है इसमें इम्यूनोग्लोबिन जी, प्रतिरक्षी ग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन जी। इसका अणुभार हमने पहले भी देखा था, इसका अणुभार पाया जाता है 1.5 लाख। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन जी प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन जी का अणुभार 1.5 लाख तक पाया जाता है, यह कुल प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का, यदि सारी प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन आईजी की बात की जाए तो उसका लगभग 75% भाग ये बनाते हैं। आईजीजी मनुष्य में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन का 75% भाग का निर्माण करते हैं। प्रतिरक्षी 75% भाग का निर्माण करते हैं। ये हमेशा एक, जैसे हमने पढ़ा था प्राइमरी, हमने एंटीबॉडीज पढ़ा था जो कि फ्रंट लाइन बनाते हैं, फ्रंट लाइन एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमेशा सेकंड टाइप के होते हैं, ठीक है ना। सेकंड टाइप के इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। ये किसी भी संक्रमण होता है कि यदि बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके विरुद्ध क्या करते हैं, कार्य करते हैं। साथ ही साथ ये माता से भ्रूण में प्लेसेंटा के द्वारा, जिसे हम लोग अपरा बोलते हैं, ठीक है ना, अपरा के द्वारा शिशु को सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। और जो नवदुग्ध होता है, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें भी क्या होती है, आईजीजी उपस्थित पाई जाती है, जो कि माता से शिशु के अंदर पहुंचती है। ये आईजीजी का एक टेंडेंसी होती है कि ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से फैलने लगती है, फैलने लगती है, जिससे ये बॉडी और ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। जहाँ पे क्या होता है, किसी भी जीवाणुओं का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सूक्ष्म जीवाणुओं का संक्रमण पाया जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये आगे चलकर फेगोसाइटोसिस, भक्षाणुनाशन की क्रिया में भी वृद्धि करने का कार्य करती है, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आईजीजी संक्रमण के विरुद्ध प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ये माता से भ्रूण में प्लेसेंटा द्वारा प्रवेश करते हैं तथा शिशु को सुरक्षा प्रदान करते हैं। माता द्वारा स्त्रावित
नवदुग्ध बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, जो कि प्रसव के बाद में प्रथम बार शिशु को पिलाया जाता है, कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम में IgG उपस्थित होने के कारण यह है शिशु को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। IgG जीवाणु, विषाणु, कवक, ये इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं सूक्ष्मजीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तथा वह विषैले पदार्थों के प्रति प्रभावशाली होता है। बाकी हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे IgM को, ठीक है ना। थैंक यू।